वो भी गालबन 1999 में हम सब घर वाले गए थे। क्या है ना, वो एक दफ़ा लाजमी विजिट करना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत है। कोई शूज़ भी प्रॉपर नहीं थे। नीलम वैली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ग्रीन पास्चर्स हैं, बहुत ज़्यादा मीडोज़ हैं। लेकिन उस एक वाक़ये ने बाद में काफ़ी सारी हमें मतलब ज़हनी तौर पे मजबूत किया। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है। अख्तर जावेद नाम है मेरा, बुंगा हयात ज़िला पाकपतन से ताल्लुक़ है मेरा और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। कह सकते हैं शुरू से एक घुट्टी पड़ गई भी, जो मैदानी इलाके में जो भी लोग रहते हैं ना, उनको अट्रैक्ट करते हैं पहाड़। तो हमारे लिए तो मतलब कोशिश होती है कि पहाड़ विज़िट करने जाएं। तो ये एक मैदानी इलाके वाला कोई भी हो, उसको हमेशा पहाड़ ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम पहाड़ी लोगों के पास जाएंगे, उनको हमारे मैदान अट्रैक्ट करेंगे। तो ये शुरू से ही था। जब मतलब शुरू में छोटे होते अपने चाचू के साथ हम गए थे मरी देखने, बस उसी वक्त से ही शुरू हो गया था ये काम। मैं गालबन 5वीं क्लास में था जब हम अपने चाचू के साथ गए थे मरी घूमने। मैं और भाई सफदर दोनों ही हम गए थे। तो गालबन 95 था उस वक्त। बहुत उसी वक्त से शौक है ये वाला। शुरू में ख़ानदान के साथ ही गए थे। पहला ट्रिप चाचू के साथ था, दूसरा ट्रिप सब घर वाले गए थे मरी। वो भी गालबन 1999 में हम सब घर वाले गए थे। तो अब्बू ही लेके गए थे, तो जाहिर सी बात घर वालों ने ही डाला ये शौक। पहली दफ़ा जब हम नारायण कगान गए थे तो 2005 में ज़लज़ला आया था, 2007 में नारायण सेहत के लिए खुला था। तो हम पहले ही लोग थे जो पहुंच गए नारायण विज़िट करने, और वो था भी पहला ही, मतलब पहले मरी गए हुए थे, मरी के बाद कभी नहीं गए हुए थे, कहीं भी निकले थे। तो जब हम नारायण गए और वहाँ पे हम झील सैफुल मुलूक की तरफ गए तो रास्ता बंद था और ग्लेशियर पड़ा हुआ था। ज़िंदगी में पहली दफ़ा बर्फ़ देखी और उस पर मतलब चलना कैसे, बड़ा डर लगा। कोई शूज़ भी प्रॉपर नहीं थे, आम शूज़ पहने हुए थे, वो बार बार स्लिप होते थे। तो इस तरह वो पहला एक एक्सपीरियंस था, या पहली दफ़ा मतलब बर्फ़ देखी थी और बर्फ़ पोश पहाड़ देखे थे, तो बड़ा ही अच्छा लगा। लेकिन अच्छे लगने के साथ वो काम ख़तरनाक भी है। जो बंदे मतलब शुरू में जाते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता, वो उनके लिए ख़तरनाक भी होता है। तकरीबन सारे पहाड़ी इलाकों की सैर कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले तो हमारा हिमालय आ गया। हिमालय में हमारा नारायण कगान हो गया, कश्मीर हो गया, देवसाई तक जितना भी है ये सारा हिमालय है। और उसके बाद आगे आ गया जी कराकरम। कराकरम भी तकरीबन काफ़ी सारा विज़िट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रैक किए हुए हैं। इसमें स्कर्दू हो गया, अस्कोले हो गया, और हुंजा वाली साइड और शमशाल तक मतलब सारा गए हुए हैं। इसके अलावा हिंदू कश आ गया। हिंदू कश में हमारे आ गए चित्राल हो गया, सवात हो गया रीजन, ये भी सारा विज़िट किया हुआ है। और कोहे सुलेमान कह सकते हैं हम, बलूचिस्तान वाला, वो भी विज़िट किया हुआ है। तो इसलिए मतलब पहाड़ी इलाके कम ही छोड़े हुए हैं, लेकिन बलूचिस्तान का काफ़ी एरिया जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, बाकी तकरीबन सारा ही किया हुआ है। नीलम वैली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये अभी तक तो मतलब हम सिर्फ दरिया के साथ साथ जाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा ऑफ रोड करें और उनकी मीडोज़ वगैरह देखें तो बहुत खूबसूरत है। और अगर हम कराकरम वाली साइड पे जाएं तो उसकी खूबसूरती का लेवल और है। लेकिन जो हम खूबसूरती देखते हैं उसमें मैं कहूँगा कि नीलम ज़्यादा खूबसूरत है, और उसके बाद मैं कलाम में अतरोर वैली को लूँगा। बहुत ही खूबसूरत है। इसकी इतनी खूबसूरत, इतनी ज़्यादा मीडोज़ हैं कि हमें पता ही नहीं है। मतलब उसमें गाँव गबराल है और वादी का नाम अतरोर वैली है। मैं उसे मतलब सबसे ज़्यादा रेट उसे को करूँगा, जहाँ पे ग्रीन पास्चर्स हैं, बहुत ज़्यादा मीडोज़ हैं, बहुत ज़्यादा लेक्स हैं। मैं उसे सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा। हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है, तो मैं तो कहता हूँ कि सेहत करनी चाहिए। इसमें चाहे वो मरी है, नारायण कगान है, या कलाम सवात कलाम वगैरह हैं, तो जाना चाहिए। लेकिन साई का जो इलाका है ना, वो एक दफ़ा लाजमी विज़िट करना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत है। जब हम सेहत या ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग उस वक्त ही करते हैं जब हम रोड से हटके और अंदर वादियों में जाएं। जो चीज़ रोड पे है वो इतनी खूबसूरत नहीं होती। जब हम अंदर ट्रैक करते हैं तो हमें इतने प्यारे खूबसूरत पास्चर्स मिलते हैं, वादियाँ मिलती हैं, मीडोज़ मिलते हैं, झीलें मिलती हैं। तो जो मैंने अभी तक विज़िट किया है उसमें
जो ब्याफू ग्लेशियर है उसके अतराफ़ में मतलब ब्यांथा वाली कैंप साइट है, मैं उसे रेट करूँगा। बहुत ही खूबसूरत है, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इसी तरह हम पनमा ग्लेशियर वाली साइड पे गए थे, वहाँ भी एक दो कैंप साइट थी, वो भी बड़ी ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो ये तो मतलब वो है जो मतलब ट्रैक करते हैं और काफ़ी पहाड़ी दरों के अंदर तक जाते हैं। अगर मैं मेन की बात करूँ तो सवात में एक मैंने देखा था इज़मिस बांडा, बहुत ही खूबसूरत है। इसी तरह चुकेल बांडा, वो भी बड़ा ही खूबसूरत है, वहाँ भी जाना चाहिए, लाजमी जाना चाहिए। मीडोज़ बहुत सारी हैं, हर पहाड़ के ऊपर एक ना एक मीडोज़ होगी, हर पहाड़ के ऊपर है, हर पहाड़ के ऊपर एक चराग है। लेकिन पहुँचने के लिए वहाँ पे आपको ट्रैक करना पड़ेगा। दुनिया में 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियाँ हैं, जिनमें से 5 पाकिस्तान में है, 8 वो नेपाल में है, 1 चाइना में है और 5 पाकिस्तान में है। इसलिए पाकिस्तान को एक मुनफरिद मकाम हासिल है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे कोह पैमाई के लिए आते हैं, ट्रैकिंग के लिए आते हैं। और जो दुनिया के मुश्किल पहाड़ हैं वो पाकिस्तान में, जिनमें केटू भी और नागा पर्वत भी, ये बड़े मुश्किल पहाड़ हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया के कोह पैमाओं की कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान में जाके कोह पैमाई करें। इसके अलावा एक कराकरम में है ट्रैंगो टावर, वो दुनिया का सबसे बुलंद टावर है, जहाँ पे रॉक क्लाइंबर्स उसे सर करने के लिए आते हैं। तो रॉक क्लाइंबर्स के लिए वो एक जन्नत की जगह रखता है ट्रैंगो टावर। इसलिए पाकिस्तान को एक मुनफरद मकाम हासिल है पहाड़ों की वजह से और अपने इन कुदरती जो वसाइल मिले हुए हैं उनकी वजह से। काफ़ी आए थे, काफ़ी मुश्किल जगह भी आई हैं। इनमें से जो हमें मुश्किल मतलब लगा है, 2 मरतबा हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक दफ़ा जब हम 2017 में खुर्दोपिन ट्रैक कर रहे थे और खुर्दोपिन ग्लेशियर में ट्रैकिंग कर रहे थे, जो स्कोले स्कर्दू को शमशाल से मिलाती है। जो खुर्दोपिन का ग्लेशियर है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा। तो उसमें 1-2 लम्हे ऐसे आए कि जहाँ हमें अपनी जान के लाले भी पड़ गए थे। एक दफ़ा हम उतराई कर रहे थे, ऊपर से पत्थर गिर रहे थे, तो एक हमारे साथी को पत्थर भी लगा था, लेकिन हेलमेट वगैरह पहने हुए थे इसलिए बचत हो गई। फिर एक हम ग्लेशियर के एंड पॉइंट पे आए, तो वहाँ पे हमारे मज़र फरीद भाई थे, वो एक मतलब बर्फानी दरार में स्लिप होने लगे थे, तो अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। तो वहाँ पे भी उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा डर लगा, हम बहुत ज़्यादा एहतियात से वहाँ से चले। तो इस तरह काफ़ी सारे आते रहते हैं ट्रैकिंग में। मतलब ट्रैक कोई भी हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई लम्हा ऐसा ज़रूर आता है जब आप फील करते हो कि आप शदीद मतलब मुश्किल में, परेशानी में। इसी तरह हम एक दफ़ा वेस्ट मुश्ताक पास और सार्पोलागो पास करके नीचे उतरे थे ट्रैंगो टावर वाली साइड पे। तो जो सार्पोलागो वाला ग्लेशियर था ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, इतना ख़राब था कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ से मतलब नीचे उतर पाएंगे। लेकिन हमारी टीम जो प्रोफेशनल थे, पोर्टर्स और हमारे हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स, हमारे गाइड, वो प्रोफेशनल थे, उन्होंने हमारे लिए वहाँ से रास्ता निकाला, ख़ुद भी निकले, हमें भी लेके निकले। तो मेरे ख्याल में ये मेरी ज़िंदगी के 2 ऐसे लम्हात हैं जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता। हाँ, एक दफ़ा खैर मैं पानी में भी बह गया था, तो वो हम ट्रैक से वापस आ रहे थे, तो शिगर में के पास एक जगह आती है गुलाबपुर मेरे ख्याल में, तो वहाँ पे वो एक नाला है, वहाँ पे हर वक्त ही पानी मतलब चल रहा होता है, वहाँ पे रोड नहीं है क्योंकि पहाड़ों से पानी आता है और वो रोड ख़राब कर देता है। तो हम वापस आ रहे थे ट्रैक से, तो वहाँ पे काफ़ी सारा पानी था, पानी चढ़ा हुआ था। शाम के वक्त कोई भी नदी नाला ना, उसका पानी अपनी पीक पे होता है। तो गाड़ियाँ दोनों तरफ से रुकी हुई थी, कोई भी नहीं जा रहा था, तो हमने अपनी जीप गुजार ली। तब हम सब लोग जो थे वो पैदल उसमें से गुजरे। तो हमारे साथ पोर्टर्स की टीम थी, उन्होंने रस्सा वगैरह लगाया और एक एक बंदा हम रस्से के ज़रिए पकड़ के दूसरी साइड पे, मतलब एक साइड से और दूसरी साइड पे चले जाते थे। जब मेरी बारी आई तो मेरे पाँव उखड़ गए और मैं रस्सी के साथ लटक रहा था, तो फिर फौरी मुझे वो बचाने वाले आ गए और साथ पकड़ के मुझे उन्होंने वो नदी पार करवाई। इस तरह आते रहते, काफ़ी लम्हे आते हैं। बर्फानी तूफ़ान काफ़ी आए हैं। जब शुरू में हमने ट्रैकिंग वगैरह स्टार्ट की, तो मेरा सबसे पहला जो एक्सपीरियंस था वो मैं गया हुआ था मूसा का मुसल्ला। हमारे हारिस भाई हैं, उनके साथ, अफ़ान ख़ान है, उनके साथ गया हुआ था। तो जब हम मूसा के मुसल्ला से नीचे डिसेंड कर रहे थे, तो वहाँ पे बर्फानी तूफ़ान आ गया।
बर्फानी तूफ़ान आ गया और साथ ही रात भी हो गई। तो वो काफ़ी मुश्किल लम्हा आया था हमारे लिए, लेकिन वो हम जैसे भी तैसे करके मतलब नीचे आ गए। उस वक़्त आइडिया हुआ कि आपके पास जान बचाने की चीज़ें होनी चाहिए। उस वक़्त हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना लाइट थी, ना कुछ कोई ग्लव्स थे, ना कोई इमरजेंसी अगर पड़ जाती तो ना खाने पीने का कोई सामान था, ना कोई शेल्टर था, कुछ भी नहीं था। वो तो खैर एक शुरू का इंस्टांस था, अभी इतनी चीज़ों का पता नहीं था, लेकिन उस एक वाक़ये ने बाद में काफ़ी सारी हमें मतलब ज़हनी तौर पे मजबूत किया। इसी तरह हम एक दफ़ा जब 2018 में वेस्ट मुश्ताक पास करने जा रहे थे, तो वेस्ट मुश्ताक पास के हाई कैंप में बर्फानी तूफ़ान आ गया था। तो उसमें जब इस तरह वाला हो मामला तो हम वहाँ पे कैंप कर लेते हैं। तो 2 दिन हमने कैंप किया, जब तक तूफ़ान थमा नहीं हम लोग वहीं बैठे रहे। तो जब तूफ़ान वगैरह थमा तो हमने उसी दिन वेस्ट मुश्ताक पास अबूर किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। लैंडस्लाइडिंग वगैरह ये भी सफ़र का हिस्सा है। तो इसमें जब हम ट्रैक कर रहे होते हैं तो उस वक्त तो कभी हमें पेश नहीं आया वाक़या कोई भी इस तरह वाला, लेकिन जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो जा बजा हमें इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं और मतलब एक्सपीरियंस भी किए हैं। एक दफ़ा हम मतलब 2010-11 था, तो उसमें हम नारान जा रहे थे। तो बालाकोट से आगे लैंडस्लाइड एरिया सारे का सारा, तो स्लाइड वगैरह गिर रही थी। अब हमें समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से आ रही है, हम अब गाड़ी आगे करें कि पीछे करें। तो इसी दौरान एक पत्थर आया और हमारी गाड़ी के वो, अब हम ये समझ रहे थे कि हमें हिट करेगा, लेकिन वो हमारे गाड़ी के पीछे से निकल गया। इसलिए जब स्लाइड हो रही हो तो कुछ पता नहीं चलता। इसी तरह हम जब गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू वगैरह गए हैं तो वहाँ पे तो बड़ी ज़्यादा स्लाइड होती हैं और बहुत ज़्यादा मतलब स्लाइड रीजन है। तो वहाँ पे तो कई दिन खड़े रहना पड़ सकता है। एक दफ़ा हम वापस आ रहे थे, 2010 की बात है, हम गिलगित से वापस आ रहे थे, तो जगलोट के मकाम पे बहुत बड़ी स्लाइड थी। इतनी बड़ी थी कि 3 दिन हो गए थे अभी तक वो स्लाइड ख़त्म, मतलब रोड क्लियर नहीं हुआ था। तो हमने वहाँ से जो रोड क्रॉस किया है ना, वो इस तरह किया था कि नीचे हमें दरियाए सिंध नज़र आ रहा था। मतलब 2 पत्थर थे, एक पत्थर पे पैर रखना है और अगला पाँव दूसरे पत्थर पे रखना है, और नीचे दरियाए सिंध था 300-400 फुट। वो बहुत ही मतलब मैं मंजर उसको सोचता हूँ ना तो पता नहीं मतलब किस तरह पार किया। अब अपनी जूतियों पे एतबार नहीं था हमने कहा कहीं स्लिप ना हो जाए, तो जूतियाँ मैंने उतार के हाथ में पकड़ ली और नंगे पाँव उसको मैंने क्रॉस किया। इसी तरह सारे बस वालों को भी हमने क्रॉस करवाया और उनका सामान वगैरह भी इसी तरह क्रॉस करवाया। तो इस तरह स्लाइड वगैरह तो आती रहती हैं। फिर एक जगह आती है, अगर हम स्कर्दू से स्कोले जाएं तो रास्ते में एक स्लाइड एरिया आता है। वो ऐसा है कि वो परमानेंट स्लाइड है, वहाँ पे हर वक्त स्लाइड होती रहती है। तो वहाँ से भी हमने पैदल क्रॉस किया है और वो इस तरह किया है कि वो बिल्कुल प्लेन होता है, मतलब ऊपर से पहाड़ से लेके नीचे दरिया तक बिल्कुल प्लेन। तो वो हाथ पहाड़ के साथ रखे और एक साइड पे इंक्लाइन हो के उसे क्रॉस किया है, तो वो भी जूतियाँ उतार के किया है। तो इस तरह के तो बहुत ज़्यादा आते हैं। और ग्लेशियर वगैरह मतलब हम पहाड़ों में नज़र आते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि हमारे बिल्कुल सामने या हमारे आगे कोई ग्लेशियर फॉल किया हो या ग्लेशियर टूटा हो। पहाड़ों में हमें नज़र आते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा जब ये सर्दियाँ ख़त्म हो रही हों तो उस वक्त होता है, लेकिन हम लोग गर्मियों में जाते हैं कोई ट्रैकिंग वगैरह करने, तो इसलिए ग्लेशियर वाला कभी कोई इस तरह हमारे साथ पेश नहीं आया वाक़या वगैरह। तो बाकी मतलब दूर से टूटते नज़र आते हैं, लेकिन कोई इस तरह वाला नहीं है कि जिसने हमें कोई नुकसान पहुंचाया हो या हमारी कोई याद का हिस्सा बना हो। रास्ते भूल जाते हैं, हम गाइड वगैरह अपने साथ लेके चलते हैं। गाइड के बगैर हम कभी भी नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते, इसलिए रास्ते भी नहीं होते। जो गाइड हैं वही हमें गाइड करते हैं। तो बाज़ का होता है अभी गाइड भी भूल जाते हैं, तो लेकिन ये है कि वो थोड़ी देर बाद उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि हम मतलब गलत जा रहे हैं, तो फिर हम दोबारा ठीक हो जाते हैं। तो रास्ता भूलना एक आम सी बात है, लेकिन जो एक प्रोफेशनल गाइड होता है वो हमारे साथ होता है, तो इसलिए भूल भी जाएं तो वो थोड़ी देर के लिए भूलते हैं, आगे वो ठीक कर देता है। तो बारिशों से आता है, तो बारिशों में इसलिए आता है कि जब ज़्यादा बारिश हो और पानी जब आएगा तो वो इतना अचानक आता है कि आपकी सोच है, और इतना ज़्यादा आता है कि कुछ भी हो सकता है। बंदे के मतलब ज़हन गुमान भी नहीं होता कि भाई पानी आ कहाँ से गया, और इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि बंदे को बहा के ले जाए। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो खौफ है पहाड़ों में वो बारिश का है।
स्नो का इतना इशू नहीं होता, जो बारिश का पानी है ना वो बहुत ख़तरनाक है। मोबाइल सिग्नल तो वहाँ पे होता ही नहीं है, तो अगर हम बड़ा ट्रैक कर रहे हैं कराक्रम में तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम सेटेलाइट फ़ोन अपने साथ लेके चलते हैं। तो इमरजेंसी की सूरत में हम सेटेलाइट फ़ोन के ज़रिए अपनी लोकेशन देते हैं, तो अगर हमें कोई भी मदद दरकार होगी तो हमें मतलब मदद मिल जाएगी। काफ़ी इंस्टांस हैं, हमने मतलब देखा है, हमारे साथ तो कभी नहीं पेश हुआ आया, लेकिन हमारे कुछ साथी थे उनके साथ आया था, तो इस तरह उन्होंने अपने सेटेलाइट फ़ोन के ज़रिए हेलीकॉप्टर वगैरह बुलाया, उनको रेस्क्यू किया गया। तो काफ़ी सारे वाक़यात हैं, लेकिन हमारे साथ कभी अल्लाह ने मतलब बचाए रखा है, कोई इस तरह वाला वाक़या नहीं आया पेश। लेकिन हमारे पास सेटेलाइट फ़ोन होता है राब्ते के लिए। पहाड़ों पे जाने के लिए तैयारी तो ज़रूरी होनी चाहिए। इसमें जिस्मानी के साथ साथ आपकी जो ज़हनी मजबूती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पहाड़ आपको मतलब किसी भी तरह से आपका इम्तिहान ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए जितना भी आप ज़हनी तौर पे मजबूत होंगे ना, तो आप हर इम्तिहान हर मुश्किल में कामयाब रहेंगे। तो सबसे पहले अगर जिस्मानी की बात की जाए तो आपको लाजमी वॉक करनी चाहिए। वॉक बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम पहाड़ों पे चढ़ना शुरू करते हैं, अगर हम वॉक भी करते हैं तो फिर भी हमें कुछ ना कुछ टांग वगैरह में या जिस्म में दर्द वगैरह रहती है, क्योंकि हम यहाँ पे मैदानी इलाकों में अगर वॉक करते हैं यहाँ पे तो मैदानी इलाकों में करेंगे। जब पहाड़ों में करेंगे तो हमने असेंड डिसेंड करना है, तो उससे हमारे पट्ठों पे खिंचाव पड़ना ला महल्ला सी बात है। तो इसलिए अगर आपने पहाड़ों पे जाना है तो कम से कम जो सीढ़ियाँ चढ़ने वाला काम है ना, ये आप लाजमी करें। इससे मतलब आपके ये जो पट्ठे हैं ये एक तरह के आदी हो जाएंगे। तो वॉक बहुत ज़रूरी है इसके लिए, कम से कम आप 1 हफ़्ता वॉक करने के बाद फिर जाएं। ट्रैकिंग करते हमें भी काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन कुछ ना कुछ हम भी भूल जाते हैं। लेकिन ज़रूरी जो चीज़ें हैं मेरे ख़्याल में, वो आग जलाने के लिए कोई ना कोई आला आपके पास लाजमी होना चाहिए, लाइटर या माचिस वगैरह। कोई आपके पास छुरी चाकू लाजमी होना चाहिए। खाने पीने का खुश्क राशन वो लाजमी होना चाहिए आपके, जैसे खजूर हो गया, बादाम, मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह हो गया, चने वगैरह, ये आपके पास लाजमी होने चाहिए। पानी की बोतल लाजमी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में जो कहते हैं उसे रेन कोट वगैरह, ये लाजमी होना चाहिए। सबसे अहम होते ही ट्रैकिंग शूज़ हैं। अगर हम कोह पैमाई करें, ट्रैकिंग करें, कुछ भी करें, उसमें सबसे अहम शूज़ हैं। शुरू में हम मतलब अपने आम शूज़ में भी गए हैं, लेकिन जब हम अच्छे और किसी बड़े ट्रैक पे जाएं तो वहाँ पे हमें हर तरह के हालात का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमें वाटर क्रॉसिंग भी आती है, ग्लेशियर पे भी चलना आता है, और बर्फ़ों के ऊपर भी चलना है, और पत्थरों के ऊपर भी चलना है। तो इसके लिए अच्छे जो शूज़ हैं वो काफ़ी मददगार साबित होते हैं। उसमें वो आपके जो एंकल हैं उसको भी सपोर्ट करते हैं, और वाटर प्रूफ भी होने चाहिए, क्योंकि अगर वो बूट वगैरह आपके वाटर प्रूफ नहीं होंगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा तंग करेंगे। हमारे साथ हुआ है इस तरह के, मतलब शूज़ अच्छे नहीं होते थे, वाटर प्रूफ नहीं होते थे, तो वो भीग जाते थे, उससे फिर पाँव में छाले पड़ जाने। तो जब हम ट्रैक करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात हमने पैदल ही चलना है, तो अगर पैदल चलने में हम कंफर्ट नहीं होंगे तो फिर हमारा ट्रैक नहीं होगा। तो इसलिए शूज़ पे हमारे एक उस्ताद मोहतरम भी हैं, या जिनके साथ हमने मतलब जो बड़े ट्रैक है वो भी किए, मदर भट्टू साहब हैं, तो वो कहते हैं कि शूज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, शूज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, और जो हमारा इक्विपमेंट है उस पर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हमारे पास 2-3 लेयर होती हैं। अगर तो हम ट्रैक कर रहे हैं तो उस वक्त हमें इतनी ठंड नहीं लगती। जब तक सूरज है तो सूरज के साथ तो गर्मी लगती है, तो उस वक्त तो आप चाहे जो फुल बाजू एक शर्ट वगैरह है उसी में भी आप ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ग़रूब होगा उसके बाद वहाँ पे ठंड का एहसास होता है, तो उसके लिए हम कम से कम 2-3 लेयर्स हमारे पास होती हैं। मतलब वार्म जैकेट हो वो हम मतलब पहन लें, और उसके ऊपर कोई जिस तरह विंड ब्रेकर होता है वो भी पहन लें। मतलब कम से कम हमारे पास 2-3 शील्डें होनी चाहिए, तो हम लोग पहनते भी हैं। मौसम ख़राब हो जाए तो फौरी किसी न किसी शेल्टर पे जाना चाहिए आपको। क्योंकि पहाड़ों पे अगर आप हों ट्रैक कर रहे हो तो वहाँ पे शेल्टर नहीं होता।
तो उसके लिए सबसे पहले आप शेल्टर ढूंढें। शेल्टर में कुछ भी हो सकता है, कोई अगर कोई हट वगैरह हैं, शेफर्ड्स हट होते हैं अक्सर वहाँ पे, वो देख लें। तो लेकिन कराक्रम में ज़्यादा जाएं तो वहाँ पे शेफर्ड्स हट्स वगैरह नहीं होते। कोई भी चट्टान देख लें, उसके ओट में हो जाए, नहीं तो अपना कोई भी कैंप वगैरह एक लगा लें, उसमें आप महफूज हो जाएं। तो ओट वगैरह लाजमी है, तो क्योंकि वहाँ पे वेदर हार्श होता है, जो भी हो, चाहे स्नोफॉल हो या रेनफॉल हो, जो भी हो वो हार्श होता है वहाँ पे। खैर कहीं पे भी ट्रैकिंग पे जाएं, कुछ ना कुछ तो मतलब उसी एरिया के हिसाब से आपको कुछ भी मिले, आप सबसे पहले अपने आप को महफूज करें, किसी भी शेल्टर में चले जाएं। सबसे ज़रूरी है कि आपके पास 3-4 तरह की टैबलेट्स होनी चाहिए। एक सर दर्द वाली, बुखार वाली, और एक जहाँ पे हम कराक्रम में जाएं तो वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे जब भी हम जाते हैं 4000 मीटर से ऊपर, तो हमें हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, तो उसकी भी गोलियाँ होनी चाहिए। जो सबसे कॉमन मैंने देखा है या ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया है, फ्लैजल गोली होती है इसके पेट वगैरह ख़राब होने के लिए, वो लाजमी होनी चाहिए। और जो मकामी लोग हमसे सबसे ज़्यादा गोलियां मांगते हैं वो दांत दर्द की, मुंह दर्द की मांगते हैं। मुंह दर्द की और दांत जाड़ दर्द की मांगते हैं, और ये बुखार वगैरह की मांगते हैं। मकामी अक्सर जहाँ भी हम गए ये 2 गोलियां लाजमी मांगेंगे। तो इसलिए ये 4 तरह की गोलियां लाजमी होनी चाहिए, और साथ ये पट्टी करने का सामान ये लाजमी होना चाहिए। सभी ज़रूरी हैं। कुछ मतलब ट्रैक ऐसे होते हैं कि उसमें ट्रैकिंग स्टिक की नहीं ज़रूरत पड़ती इतनी, लेकिन अगर एज आ सेफ्टी इक्विपमेंट या मेजरमेंट को देखा जाए तो ये सारी चीज़ें ही ज़रूरी हैं। अब बात कहती है कि हर चीज़ हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको कहते हैं यार वो उस बैग में रह गई, उसमें पड़ी है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपका जो एक डे बैग होता है जो आप साथ लेके चलते हैं, इसमें लाजमी हो। काफ़ी दफ़ा होता है कि हमारे पास होती है, हर चीज़ ही होती है, तो जब बारिश आ जाए तो कहते हैं नहीं यार रेन कोट तो दूसरे बैग में पड़ा हुआ है, तो वो हमने मतलब अगर तो कोई गधा या खच्चर है उस पर लादा होगा, या अगर वो नहीं जा सकते तो हमारे पोर्टर्स के पास होगा। तो ये इस तरह वाले अक्सर मामला होते रहते हैं। लेकिन जो अपना एक डे बैग बनाएं तो उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। गूगल मैप इसलिए ज़रूरी है कि जब हम अपना ट्रैक स्टार्ट करने से पहले जो अपनी एक वर्किंग करते हैं तो उसमें हम थोड़ा बहुत आइडिया लगाते हैं भी इलाका कैसा है या ट्रैक कैसा है। लेकिन मकामी बंदा जो जिसने वो किया हुआ है हम उस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, क्योंकि उसने किया हुआ है। गूगल मैप जाहिर सी बात हमें दिखा देगा, लेकिन वो जो तस्वीरें होती हैं वो कम से कम 6 माह साल या साल पुरानी होती हैं, जो बिल्कुल एग्जैक्ट या अपडेटेड होंगी वो उनके पास नहीं होंगी। वो अगर हम लेंगे तो उनसे परचेज करेंगे। तो इसलिए अब हम कोई भी नया ट्रैक करने जाएंगे तो हम सबसे पहले जो हमारी हम जिस टीम को हायर करेंगे उनसे कहेंगे भी आप उस एरिया की रैकी करवाएं, भी उसमें आया कि पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो हमारे लिए सबसे जो अहम है वो हमारा गाइड या लोकल बंदा है, जो हमें वहाँ से जाके या वहाँ के लोगों से मालूमात लेके देगा कि हाँ जी किस तरह का इलाका हमें वहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमें वहाँ पे क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, तो हम उनका सदेबाब करके जाएं। तो इसलिए लोकल जो बंदा या गाइड है उस पर हम ज़्यादा रिलाई करते हैं। रास्ता अब इतने ट्रैक किए हैं, जा के अब हर चीज़ ही आइडिया हो गया है। अगर आप K2 ट्रैक की तरफ जाए ना तो वहाँ पे जो गोरे हैं वो ये कहते हैं कि फॉलो द पू ट्रेल। भी वहाँ पे जो गधे चल रहे होते हैं सामान वगैरह लेके, तो उनकी जो पू पड़ी होती है वो उसको फॉलो करते जाएं। तो जाहिर सी बात है कि वो एक मतलब बहुत बिजी रूट है, वहाँ पे पाकिस्तानी इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है वहाँ पे। तो गर्मियों में वहाँ एक पूरी ट्रेल बनी होती है, तो इसलिए वो कहते हैं कि जो ये वाली बंदोगोरो वाला ट्रैक है, K2 बेस कैंप वाला ट्रैक है, तो वहाँ पे तो बस फॉलो द पू करें और आप लोग पहुँच जाएंगे। तो इसी तरह हम कोई भी ट्रैक करते हैं ना तो वहाँ पे कोई ना कोई पगडंडी ज़रूर बनी होती है, तो आपने सिर्फ वो पगडंडी को देखते जाना है, देखना है भी हाँ जी ये पगडंडी आपको कहाँ लेके जा रही है। तो इसलिए पगडंडी को लाजमी देखें, और साथ आपका गाइड होता है वो भी आपको कर रहा होता है। लेकिन कोई भी ट्रैक कोई भी जगह होना वहाँ पर पगडंडी लाजमी बनी होगी। मैं तो यही करता हूँ कि मैं पगडंडी को फॉलो करता हूँ। जहाँ पे पगडंडी कोई थोड़ी मिस हो जाएगी उसको ढूंढने की कोशिश करूँगा कहाँ पे मिलेगी। बाज़ औक़ात मतलब रेत आ जाती है या पत्थर आ जाते हैं,
तो वहाँ पे पगडंडी या चलने के निशान मालूम हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे देखने से वो फिर मालूम हो जाता है कि कहाँ पे है। धुंध का हमें कोई ऐसा सीन आया नहीं अभी तक, क्योंकि धुंध वगैरह आती है थोड़ा लो एल्टीट्यूड पे आती है, जहाँ पे मरी वगैरह या नारायण कगान साइड पे, इस साइड पे ही हमने कभी देखी है। हाई एल्टीट्यूड पे जब भी गए हैं तो हमें तो कभी इस तरह वाला सीन नहीं पेश आया। हाँ, बर्फानी तूफान वगैरह हो तो उस वक्त विजिबिलिटी बहुत लो हो जाती है, तो उसमें फिर हम यही करते हैं कि हम वहाँ पे बैठ जाते हैं, हम मूव नहीं करते। तो मतलब ज़्यादा यही करते हैं कि मूव नहीं करते, क्योंकि फिर रास्ता खोने का डर होता है, नज़र कुछ नहीं आ रहा होता। बाज़ का तो यही होता है कि घूम फिर के बंदा वहीं आ जाता है, तो इसलिए हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, वेट करते हैं भी जब मौसम ठीक हो जाएगा फिर निकलेंगे। जल्दी नहीं करनी चाहिए। मज़र साहब हमारे मतलब उस्ताद भी हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखा भी है, उनके साथ ट्रैक भी किए हैं, हमारे शहर फेलो भी हैं एक ही इलाके के हम। तो वो कहते हैं कि पहाड़ कहीं भी नहीं जा रहे, वो वहीं पे ही हैं, उन्होंने वहीं रहना है। आप लोग मतलब नहीं रहेंगे, अगर आप जल्दी करेंगे या उनके साथ कोई पंगा लेंगे तो आप लोग ख़त्म हो जाएंगे, पहाड़ नहीं ख़त्म होंगे, वो वहीं पे रहेंगे। इसलिए जल्दी कभी नहीं करनी चाहिए, और ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी वो भी बंदे को ले डूबती है। मुझे वो अक्सर कहते हैं भी तुम मतलब एमी चल पड़ते हो आगे आगे, या गलत रास्ते लेते हो या जल्दबाजी करते हो, तो समझाते रहते हैं काफ़ी सारा। क्योंकि ट्रैकिंग के ज़रिए आप जो एक कुदरती माहौल है उससे हमआहंग होते हैं। जब हम ट्रैक करते हैं या किसी भी इलाके से गुजरते हैं, जंगल में जाते हैं, तो जो आपको जंगल में परिंदों के चहचहाने की या उनकी झरनों की या हवा की आवाज़ आती है, वो आपको